गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अपने हर चैप्टर के टेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। आज बात करते हैं भैया अपने जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, अपनी भाषा में कहे तो शीतयुद्ध वाली, ठीक है। उस शीतयुद्ध वाली बुक का जो 8वां चैप्टर है भैया, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के आज अपने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी मददगार, काफ़ी उपयोगी और काफ़ी लाभदायक साबित होंगे, उनकी चर्चा अपने करेंगे। देखो भैया, अपने एनसीईआरटी का क्या सिस्टम है। एनसीईआरटी में अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके, वो तो आएगा फिल इन द बैलेंस, एबे शब्द वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है भैया फिल इन द बैलेंस रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा उसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको एक या दो शब्द या एक लाइन में देने हैं, ठीक है। ये तो हो गए 3 तरह के क्वेश्चन। तो भैया ऐसे क्वेश्चनों का तो अपने टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इस पास्ट का टेस्ट अपने ले चुके हैं, ठीक है, जिसकी आपको अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में अपने पास में है, वहां से आप देख सकते हो। अब बात रही कि साहब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के तो अपने टेस्ट हो गए, लेकिन जो 2, 3, 4, 5 अंक के जो भी बड़े क्वेश्चन है, मतलब 1 अंक के अलावा जो लघुत्तरात्मक में बड़े हैं, बड़े लघुत्तरात्मक 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उनकी चर्चा जो है वो अपने इस क्लास में करेंगे। तो भैया आज अपने टोटल इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आपके जो आएगा ना, वो मान के चल लो कि आप लगभग 99% चांस ये है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि सर इन क्वेश्चनों के आप आंसर लिखाओ, हम इन क्वेश्चनों का आंसर कहाँ से याद करें, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम भैया उन स्टूडेंट की आ रही है जो स्टार्टिंग से मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहा है उनको ये पता है कि मैंने आपको नोट्स भी लिखा है। मेरे हर वीडियो में देखना भैया, आपको लास्ट में मैंने नोट्स लिखा है, जैसे अब बोल रहा हूँ ना, इस प्रकार से बोल बोल के आपको नोट्स भी लिखा है मैंने। तो जिन्होंने नोट्स लिखे हैं भैया, उनके तो मेरे ख्याल से ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नोट्स ही मैंने इस प्रकार से लिखा है, एक क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको नोट्स लिखा है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम किनके साथ में आ रही है, जो स्टूडेंट अभी अपने चैनल से जुड़े हैं या जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो भैया, मैं हालांकि राय मेरे को नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय दूंगा कि हो सके जहां तक आप बुक से इन क्वेश्चनों को तैयार करो। अगर आपके बुक से नहीं हो रहा है, हालांकि अब समय कब रहा है, 2 महीने का समय अपने पास में, तो आप कोई सहायक सामग्री, जैसे कि कोई आपके पास में पासबुक हो, चाहे वो संजीव की हो या एक्सीलेंट की, कोई मतलब नहीं है, पासबुक से देख लो, या कोई डेस्क सीरीज, डेस्क वर्क के कोई आपके पास में कोई पर्सन बैंक, जो भी आपके पास में हो, वहां से आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। लेकिन ये जरूर से ध्यान रखना भैया, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में और आप ज़्यादा याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए। एक कई स्टूडेंट कमेंट करें कि गुरु छोट क्या प्रश्न तो कौन बता रहे थे। तो भैया छोटे प्रश्नों के तो अपने टेस्ट ले चुके हैं, वो मोस्ट ही है, तभी तो उनके मैंने टेस्ट लिए। तो छोटे क्वेश्चन तो आप वहां से तैयार कर लो और बड़े क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लो। अब बात करते हैं भैया अपने इनके क्वेश्चनों की आंसर की। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा क्लियर करता जाऊंगा, यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अपने को आंसर किस प्रकार से देना है। सबसे पहले बात करते हैं भैया पृथ्वी या रियो सम्मेलन। देखो भैया, पृथ्वी सम्मेलन बोल दो या रियो सम्मेलन बोल दो, एक ही बात है। यह कब और कहां हुआ था, फर्स्ट बात, और इस सम्मेलन के परिणाम क्या हुए थे। तो भैया अपने को पता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अपने इसको रियो सम्मेलन में बोलते हैं, यह हुआ था भैया ब्राजील में। कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था 1992 में। और ब्राजील का एक शहर था भैया जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया। यहां पर यह सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरिया में यह सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन को क्या बोलते हैं भैया, रियो सम्मेलन बोलते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 170 के आसपास देशों ने भाग लिया था। हजारों स्वयंसेवी संगठन जो थे उन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग
लिया था। अब बात ये आती है कि साहब इस सम्मेलन का रिजल्ट क्या निकला, किसके लिए हुआ था, ये सबको पता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। अब इसके परिणाम क्या निकले, तो परिणामों में अपने कह सकते हैं कि भैया इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए गए, पहला पॉइंट अपने कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं भैया इस सम्मेलन के द्वारा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। तीसरा अपने कह सकते हैं कि भैया इस सम्मेलन में अपने टिकाऊ विकास या सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया गया। चौथा अपने कह सकते हैं कि भैया इस सम्मेलन में यह कहा गया कि जिन देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो देश भरपाई भी उतनी ही ज्यादा करेंगे। ये बताया हुआ मेरा भरपाई कैसे करेंगे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के जब आपको समझाया था उस समय डिटेल से समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये परिणाम इसके निकलकर सामने आए। अब बात करते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन की। देखो इनके आंसर आप अच्छी तरह से पूरे सुना करो। अगर आपके पास में मान लो आंसर नहीं लिखे हुए हैं, इनके आपके पास में नोट्स नहीं है, आपके पास में पासबुक डेस्क वर्क सीरीज कुछ भी नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से आप आंसर इनके लिखकर तैयार कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है भैया वैश्विक संपदा को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए हुए प्रमुख समझौते बताइए। अब ये मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही दे दिया, हो सकता है आपको सीधा पूछ ले वैश्विक संपदा क्या है, हो सकता है आपको ये पूछ ले वैश्विक संपदा के लिए कौन कौन से समझौते या संधियां हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया अपने दो क्वेश्चन हो गए, वैश्विक संपदा की परिभाषा बतानी है आपको उदाहरण के साथ में, और दूसरी भैया वैश्विक संपदा को बनाए रखने के लिए कौन कौन से संधि या समझौते हुए। तो भैया वैश्विक संपदा क्या होती है, भैया वैश्विक संपदा का मतलब कोई ऐसी संपदा या वस्तु या सामग्री कुछ भी जिसके ऊपर किसी एक राष्ट्र का अधिकार न होकर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है, उसे कहते हैं वैश्विक संपदा। वैश्विक देखो इस वर्ड से आओ आप, वैश्विक मतलब जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का अधिकार हो, किसी एक ही देश का अधिकार नहीं हो, वह कहलाएगी भैया वैश्विक संपदा, और जिसका प्रबंधन भी है वो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाए। जैसे अपने अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष के ऊपर किसी एक देश का अधिकार है क्या? जैसे भैया अपने समुद्री सतह है, जैसे अपने अंटार्कटिका, जैसे अपने वायुमंडल, ये सब क्या है वैश्विक संपदा के उदाहरण है। अब बात आती है साहब वैश्विक संपदा के लिए कौन कौन से समझौते हुए, तो भैया पहला समझौता हुआ था अपने 1959 ईस्वी में अंटार्कटिका संधि। दूसरा हुआ था अपने भैया मॉन्ट्रियल न्यायाचार जो अपने 1987 में हुआ था। तीसरा हुआ था भैया अपने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायाचार जो लगभग 1991 के आसपास में हुआ था। ये सारे संधि, ये सारे समझौते जो है वो किससे संबंधित है? वैश्विक संपदा की सुरक्षा से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई दो कारण बताइए। मतलब विश्व के अंदर, क्वेश्चन समझ रहे हो आप, विश्व के अंदर लोगों में पर्यावरण की चिंता क्यों बढ़ी? क्या ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से लोग पर्यावरण की बात करने लगे, पर्यावरण संरक्षण की बात करने लगे कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ? ऐसा क्या हुआ था भैया? तो अपने इसके आंसर देखो, इस चैप्टर को अपने जब स्टार्टिंग की थी उसी समय मैंने बताया था कि जो अपनी भूमि है उस भूमि की जो उर्वरता है, जो उपजाऊपन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और उपजाऊपन कम होने की वजह से क्या हो रहा है भैया? खाद्यान्न के उत्पादन में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। फर्स्ट पॉइंट अपने कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपने कह सकते हैं कि भैया जो ओजोन गैस है उस ओजोन गैस की मात्रा में क्या आ रही है? लगातार कमी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर जो है वो एक प्रकार से नुकसान हो रहा है या गलत असर पड़ रहा है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि भैया विश्व में लगभग 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। और एक आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि प्रति वर्ष लगभग 30 लाख बच्चे जो है वो दूषित जल की वजह से असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो उपरोक्त कारणों की वजह से भैया वैश्विक राजनीति के प्रति लोगों में चिंता बढ़ी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत में छेद, इसको भैया एक आंख खोल देने वाली घटना भी कहते हैं अपने। ठीक है, छेद से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब ओजोन परत उसमें छेद हो गया साहब, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अब उससे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो सीधी सी बात है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? हमारी पराबैंगनी किरणों से। अब पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है तो ये पराबैंगनी किरणें जो है भैया अगर छेद हो जाएगा तो ये कहां पर आएगी? पृथ्वी पर आएगी, और पृथ्वी पर आने से इनसे क्या होगी? जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो है इनको भी पराबैंगनी किरणों से क्या होगा? नुकसान होगा या इनकी भी मृत्यु होगी। ठीक है। अपने तीसरा कह सकते हैं कि इससे वैश्विक तापवृद्धि बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन है भैया, सबको आता होगा लगभग, साझी संपदा या मानवता की संयुक्त विरासत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साझी संपदा, साझी संपदा का मतलब क्या है? अरे साझी संपदा मतलब जिसके ऊपर किसी एक ही व्यक्ति या एक ही समुदाय या एक ही कंपनी का अधिकार, मतलब जिसके ऊपर, सीधी सी बात करें, जिसके ऊपर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, जिसके ऊपर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, वो होती है भैया साझी संपदा। जैसे मान लो कोई संयुक्त फैमिली है, संयुक्त फैमिली में भैया कोई चूल्हा है, अब इस चूल्हे के ऊपर किसका अधिकार हुआ? उस पूरी फैमिली का अधिकार हुआ, पूरे समुदाय का अधिकार हुआ या नहीं हुआ? आपके गांव में मान लो कोई चारागाह भूमि है, उस चारागाह भूमि पर क्या कोई व्यक्ति कह सकता है क्या कि हमारा अधिकार है? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो कैसी संपदा है? साझी संपदा है। आपके गांव में कोई खेलने का मैदान है, कोई गांव का सार्वजनिक कुआं है, तो ये कैसी संपत्तियों के उदाहरण है? साझी संपदा। मतलब जिसके ऊपर किसी एक ही समुदाय का अधिकार न होके संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, वह क्या कहलाते हैं? साझी संपदा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल भैया जब पढ़ाया था तब बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझाया हुआ है, बड़े अच्छी तरह से आपको ये नोट्स में भी लिखाया हुआ है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्या है भैया आपको पता है? क्योटो जापान जो है, इस जापान का एक शहर है और उस शहर का नाम क्या है? क्योटो। लाइट चली गई, थोड़ा सा दिखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप सुनने की कोशिश करना। क्योटो क्या है भैया? जापान का एक शहर है। यहां पर 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसी को बोलते हैं भैया क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। और यह समझौता कैसा था भैया? अंतर्राष्ट्रीय था, मतलब इसमें विश्व के लगभग देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि किस प्रकार से ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, उन गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य इसके अंदर निर्धारित किए गए। क्यों? क्योंकि इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्या होता है भैया? वैश्विक तापवृद्धि बढ़ती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तापवृद्धि होती है, तो इनको कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इस सम्मेलन में भैया जो विकासशील देश है, मुख्य रूप से चीन और भारत, उनको क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। अगला आता है भैया क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए? अब भैया भारत ने कौन कौन से उपाय किए थे? सबसे पहला उपाय तो यह किया था भैया, भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की थी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि वाहनों में जो ईंधन होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, साफ होना चाहिए। दूसरा भैया भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा अपने कह सकते हैं कि भारत में भैया 2003 में जो बिजली अधिनियम था, उस बिजली अधिनियम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, पर्यावरण आंदोलन क्या है? पहली बात, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन भैया जैसे आप कहते हैं ना, कौशलात्मक मौलिकता के ऊपर आधारित क्वेश्चन, बनाए हुए क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है। पहले आ भी चुका है कि आप मान लो एक स्वयंसेवी संगठक है, एक स्वयंसेवी संगठन के आप कार्यकर्ता है, आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करोगे साहब? ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे? पेड़ों को काटोगे या बचाओगे? समझ रहे हो? चलो इसकी चर्चा करते हैं। अपने पहली बात तो गुरुजी पर्यावरण आंदोलन क्या है? देखो भैया, पर्यावरण आंदोलन, जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को जो हानि हो रही है भैया, इस पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के लिए या पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी जो एक प्रकार से आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसी को क्या कहते हैं? अपने पर्यावरण आंदोलन। किसके लिए? पर्यावरण की हानि को रोकने या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, या पर्यावरण के हो रहे
नुकसान को अपने रोकने के लिए जो सरकारी या गैर सरकारी स्तर के ऊपर जो भी आंदोलन प्रारंभ किए गए वो क्या है, अपने पर्यावरण आंदोलन। जैसे आपने पढ़ा हो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, ये कैसे आंदोलन थे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन थे। अब बात आती है आप क्या करोगे, तो भैया पहला काम तो क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा अपने क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तीसरा अपने जो अत्यधिक मात्रा में जो पशुचारण होता है उसके ऊपर रोक लगाएंगे। चौथा अपने कह सकते हैं कि जो खनन की प्रक्रिया है, जो खनन होता है, खनिजों को खोद कर निकालते हैं, उस प्रक्रिया पर भी अपने क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी या उनका सीमित मात्रा में दोहन करने दिया जाएगा। अधिक से अधिक मात्रा में अपने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार के कार्य जो है वो अपने द्वारा किए जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में चर्चा करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9, मूलवासी किसे कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी प्रमुख मांगे बताइए। मूलवासी भैया देखो, आपने यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस यूएनओ ने भैया 1982 ईस्वी में मूलवासियों के बारे में एक परिभाषा दी थी, वही अपने को एग्जाम में लिखनी है। इन्होंने कहा कि मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है, ऐसे लोगों के क्या है, वंशज है, मतलब ऐसे लोगों की औलाद है जो यहां पर लंबे समय तक रहते आ रहे थे या यहां पर भारत में लंबे समय से रहते चले आ रहे थे और फिर किसी कारणवश से वो किसी दूसरे देश के या किसी दूसरी संस्कृति के क्या हो गए, अधीन हो गए। उन्हीं को क्या कहते हैं, अपने मूलवासी कहते हैं। लिखाया हुआ है आपको नोट्स से, मेरा अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि साहब इन मूलवासी की मांगे क्या है, इन्होंने आंदोलन क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो भारत के मूलवासी है, हमें भी भारत में जो अन्य जातियां हैं, अन्य लोग हैं, उनके बराबर का हमें भी क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। साहब इनको समानता का अधिकार अपने देश में है तो सभी के साथ क्या किया जाए, समानता का अधिकार किया जाए, इसलिए हमें भी अन्य लोगों के बराबर क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। पहली मांग तो इन्होंने ये कर ली। दूसरी मांग ये कही कि देश का जो विकास हो रहा है उस विकास में हमें भी क्या मिलना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, हमें भी उनका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगली मांग इनकी ये थी कि हमें भी जो है वो एक स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए। ऐसे नहीं कि हम किसी के अधीन है, नहीं, हम भी क्या है, एक स्वतंत्र है, हम भी एक स्वतंत्र कास्ट है, स्वतंत्र लोग हैं, तो स्वतंत्र पहचान दी जाए। इसके अलावा ये इन्होंने कहा कि हमें जो हमारे जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, आर्थिक संसाधन मतलब जिनसे इनका जीवन यापन होता है। जैसे भैया मूलवासी जो है अपने मुख्य रूप से भारत की बात करें तो जो आदिवासी है, पिछड़ी जनजातियां जो जंगलों में रहती है, उनको अपने मूलवासी संबोधित करते हैं। तो इनकी ये मांग थी कि हमारे जो आर्थिक संसाधन है, जंगल वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जो है, इनका क्या नहीं किया जाए, दोहन नहीं किया जाए। इस प्रकार से 5-7 इनकी क्या थी, प्रमुख मांगे थी, जिनके लिए इन्होंने अधिकार आंदोलन चलाया था। ओके भैया, तो ये थे अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की जो फर्स्ट बुक है अपने, उसका चैप्टर 8 जो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन अगर आपको देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके भैया, दैट्स ऑल।